नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारे विशेष बुलेटिन खास खबर खास नजर में हम देश दुनिया से जुड़ी उन तमाम बड़ी खबरों पर खास नजर डालेंगे जो सुर्खियों में हैं। जनता से जुड़े मुद्दे हों या राजनीतिक गलियारों की हलचल या फिर हो राष्ट्र से जुड़ी बात, तमाम खबरें जिनकी गहराई को जानना आपके लिए है जरूरी, करेंगे हम पड़ताल हर अहम खबर की। और इसी कड़ी में सबसे पहले 4 बड़ी खबरें जिन पर रहेगा आज हमारा फोकस। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही 4 बड़ी खबरें आज सबसे ज्यादा खास हैं। पहली खबर में हम बताएंगे कि एलएसी पर एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। एलएसी पर चीन अपनी सेना के लिए बंकर बना रहा है, तो वहीं भारत भी इस बार चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। दूसरी खबर आपको देखना बेहद जरूरी, क्योंकि मामला आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना पूरे देश में लागू कर दी है। तीसरी खबर में हम बताएंगे कि कैसे कांग्रेस किसानों के कंधे के सहारे अपना खोया हुआ जनाधार पाने की जुगत में है। चौथी और आखिरी खबर में हम बात करेंगे दिग्विजय सिंह की, जिन्होंने एक बार फिर अपने एक बयान से कांग्रेस को उलझन में डाल दिया है। तो शुरुआत पहली खबर से। पड़ोसी देश चीन फिर से भारत के से लगे बॉर्डर पर सक्रिय हो गया है। 17 महीने पहले पूर्वी लद्दाख में हुई मुठभेड़ के बाद एक बार फिर से चीन सीमा रेखा के पास अपनी सेना के लिए बंकर बना रहा है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख के सामने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास करीब 8 लोकेशंस पर नए मॉड्यूलर कंटेनर जैसे रहने की व्यवस्था कर दी है और हर लोकेशन पर 7 क्लस्टर्स में 80 से 84 तक कंटेनर्स बनाए गए हैं। वहीं भारत भी चीन की गतिविधि बढ़ती और सैन्य गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। इस बार भारत ने पहले ही मजबूत रणनीति बना ली है। क्या है इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, आप देखिए। एलएसी पर ड्रैगन की चाल। सीमा के पास नई सैन्य ठिकाने। एयरबेस पर चीन ने तैनात की मिसाइल्स। एलएसी पर 50,000 सैनिकों की तैनाती। चीनी सेना अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही है। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी संघर्ष के करीब 17 महीने बाद चीन एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिश रचने की फिराक में है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पूर्वी लद्दाख में अपने सैन्य ठिकानों और एयरबेस के निर्माण में जुटा है। सर्विलेंस और खुफिया रिपोर्ट से ये पता चला है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ अपने सैनिकों के लिए करीब 8 नई जगहों पर मॉड्यूलर कंटेनर आधारित घरों का निर्माण किया है। इसके अलावा दूर तक निगरानी में सक्षम सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। इसमें भारतीय सैनिकों की हलचल पर नजर रखी जा सके। उत्तर में काराकोरम के पास बड़ी हलचल। वहां जिजला से लेकर पीयू तक शेल्टर्स का निर्माण। हॉट स्प्रिंग्स चांगला में बनाए नए ठिकाने। ताशीगोंग, मंजा और चुरूट में भी बनाए नए सैन्य कैंप। एलएसी के साथ दक्षिण की ओर बड़ा सैनिकों का कैंप। प्रत्येक स्थान पर 7 समूह में बने 80 से 84 कैंप। चीन ने एलएसी के पास नई हवाई पट्टियां और हेलीपैड बनाए। प्रमुख हवाई अड्डों को मिसाइलों के लिए किया अपग्रेड। हवाई हमले से निपटने की चीन की तैयारी। सीमा के पास लगाई विमान रोधी प्रणाली। 2 रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम भी किए गए हैं तैनात। जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है ये हथियार। चीन के ये सैन्य ठिकाने पिछले साल अप्रैल-मई में सैन्य गतिरोध शुरू होने के बाद बने सैन्य ठिकानों से अलग है, जो ये बताने के लिए काफी है कि चीन का निकट भविष्य में बॉर्डर से सैनिकों को हटाने का कोई इरादा नहीं है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ गहराई वाले क्षेत्रों में होवित्जर तोप, टैंक और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ लगभग 50,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी। एलएसी पर सेना की मजबूत रणनीति। पूर्वी लद्दाख में तैनात होंगे टैंक रेजिमेंट।
हवाई ऑपरेशन की भी ताकत बढ़ा रहा है भारत। वायुसेना चीन को देगा सीधी टक्कर। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच भारतीय सेना लगातार किसी भी चुनौती से निपटने और अपने ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए टैंकों और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को तैनात कर रखा है। एलएसी से पास वायुसेना बढ़ा रही ताकत। न्योमा समेत हवाई क्षेत्र विकसित करने पर विचार। एयरबेस पर बढ़ाई जा रही सुविधाएं। एलएसी पर नजर रखने के लिए शुरू होगा एयरबेस। एयरबेस से शुरू होगा विमानों का परिचालन। पूरी आबादी की कनेक्टिविटी में होगा सुधार। ऐसे समय में जब चीन पूर्वी लद्दाख के पास लड़ाकू विमानों को संचालित करने की अपनी क्षमता का तेजी से निर्माण कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ भारत भी चीन से लगी सीमा के पास स्थित सुविधाओं से फिक्स्ड विंग विमानों को संचालित करने की अपनी क्षमता का विस्तार करने पर भी विचार कर रहा है। भारत पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग, ओल्डी, फुकचे और न्योमा समेत हवाई क्षेत्र विकसित करने के कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, जो चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। चीन के बढ़ते सैन्य गतिविधियों को देखते हुए वायुसेना ने भी कमर कस ली है। भारतीय वायुसेना किसी भी समय किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है और इसके साथ ही वो पूर्वी क्षेत्र में कनेक्टिविटी भी बढ़ा रहे हैं, जिससे चीन को भी कड़ा संदेश मिल रहा है। तो सीमा पर चीन ने बढ़ाई अपनी गतिविधियां, जिसको लेकर भारत भी अब अलर्ट पर है। अब चीन की कोई भी हलचल अगर भारत के खिलाफ हुई तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आपके लिए देखना बेहद जरूरी, क्योंकि मामला आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कर दी है। पहले ये योजना नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से कुछ ही राज्यों में चल रही थी, लेकिन अब इस योजना को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के नाम से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत बनने वाले डिजिटल कार्ड से आपको क्या फायदा होगा, ये हेल्थ कार्ड काम कैसे करेगा, इस कार्ड और इस योजना के बारे में हम आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स के बाद अब देश को वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की सौगात मिल गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कर दी है। खुद पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत कर हेल्थ सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। इससे पहले ये योजना नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को इसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप में शुरू किया था। लेकिन अब ये योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के नाम से पूरे देश में शुरू कर दी गई है। इस फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाना है, जिसमें हर भारतीय नागरिक की एक यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, जिससे एक देशव्यापी डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई थी। मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को
पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है, आज उसे भी विस्तार मिल रहा है, एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके देश की ताकत अनेक गुना बढ़ा दी है। अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि हेल्थ कार्ड क्या है, ये कैसे काम करता है, आप कैसे हेल्थ कार्ड बनवा सकेंगे, हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और इस कार्ड से आपको क्या फायदा होने वाला है, क्या है हेल्थ आईडी कार्ड। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हेल्थ कार्ड क्यों जरूरी है। अभी आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो अपने साथ रिपोर्ट्स की एक फाइल लेकर जाते हैं। इस फाइल में आपकी पुरानी जांच रिपोर्ट्स होती है। हेल्थ आईडी कार्ड को इसी फाइल का डिजिटल रूप समझ लीजिए। आपको अपने आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की यूनिक आईडी दी जाएगी। इसी आईडी में आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड सम्मिलित होगा। ये रिकॉर्ड सेंट्रल सर्वर से जोड़ा जाएगा। अगली बार आप कहीं भी इलाज करवाने जाएंगे तो आपको अपनी पिछली रिपोर्ट्स ना दिखाते हुए सिर्फ ये कार्ड दिखाना होगा। डॉक्टर इस कार्ड से ही आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री पता कर आपका इलाज कर सकेंगे। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि हेल्थ कार्ड बनेगा कैसे और ऑनलाइन हेल्थ आईडी बनाने की प्रोसेस क्या होगी। हेल्थ कार्ड बनाने के लिए आपको हेल्थ आईडी ndhm.gov.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाकर आप खुद हेल्थ आईडी बना सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर NDHM हेल्थ रिकॉर्ड ऐप भी उपलब्ध है। आप इस ऐप के जरिए भी हेल्थ आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी निजी हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कॉमन सर्विस सेंटर पर भी कार्ड बनेंगे। सबसे पहले healthid.ndhm.gov.in वेबसाइट पर जाइए। आधार से हेल्थ आईडी जनरेट करने के लिए जनरेट वाई आधार कार्ड पर क्लिक करें। आप मोबाइल नंबर के जरिए हेल्थ आईडी जनरेट करना चाहते हैं तो जनरेट बाय मोबाइल पर क्लिक करें। आधार या मोबाइल नंबर इसमें एंटर करें। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जिसे आपको एंटर करना होगा। अब एक नया फॉर्म खुलेगा जिस पे पूछी गई तमाम जानकारी डॉक्यूमेंट के हिसाब से भरें। जानकारी सबमिट करने के बाद आपकी हेल्थ आईडी जनरेट हो जाएगी। अब आपको फॉर्म भरने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी ये भी जान लीजिए। केवल 2 चीजें जरूरी हैं, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। इसके अलावा नाम, जन्म का साल, लिंग और पता जैसी सामान्य जानकारियां ही भरनी होंगी। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफलाइन सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होगी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या बच्चों के लिए भी हेल्थ कार्ड बनेगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जी हाँ, बच्चों के लिए भी सेम प्रोसेस से हेल्थ आईडी कार्ड बनेंगे। अब आपको बताएंगे कि इस कार्ड से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। कार्ड में आपकी हेल्थ से जुड़ी पूरी जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में दर्ज होती रहेगी, यानी आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक कार्ड में रहेगी। आप जब भी अस्पताल में इलाज कराने जाएंगे तो आपको पुराने सभी रिकॉर्ड वही डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएंगे। डॉक्टर्स के पास आपकी पुरानी बीमारी, ट्रीटमेंट की हिस्ट्री, किन दवाओं से आपको एलर्जी है, इस तरह की पूरी जानकारी होगी। इससे डॉक्टर्स को इलाज करने में काफी मदद मिलेगी। आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स को देखकर ही कई चीजें डॉक्टर को पता चल जाएंगी। ऐसे में नई जांच में लगने वाला समय और पैसा दोनों की बचत होगी। कार्ड में नई जानकारियां कैसे एंटर होगी ये भी जान लीजिए। पहली बार जब आप कार्ड बनवाएंगे तो आपको अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स खुद ही अपडेट करने होंगे। कार्ड बनने के बाद आगे की सभी रिपोर्ट्स अपने आप अपलोड होती रहेंगी। आप इलाज के लिए जाकर अपना हेल्थ आईडी नंबर देंगे
तो आपके वर्तमान इलाज की पूरी जानकारी भी अपने आप आपके हेल्थ कार्ड में जुड़ जाएंगी। इस बीच आपके मन में एक सवाल और जरूर उठ रहा होगा कि क्या एक ही कार्ड पूरे देश में काम करेगा? तो आप बिल्कुल सही हैं। आपको केवल एक ही कार्ड बनवाना होगा। सर्वर के जरिए ये कार्ड पूरे देश के अस्पतालों से लिंक कर दिया जाएगा। आप देश के किसी भी अस्पताल में इलाज करवाएंगे तो एक ही आईडी आपको दिखानी होगी। ये तो आपने कार्ड के बारे में तमाम जानकारियां जान ली, लेकिन आज के दौर में ये जानना जरूरी है कि क्या कार्ड में आपका डेटा सुरक्षित होगा। NDHM की वेबसाइट पर बताया गया है कि आपके डेटा को एन्क्रिप्शन के साथ साथ सेंट्रल नेटवर्क पर स्टोर किया जाएगा। इसके लिए आपकी सहमति ली जाएगी। साथ ही जब आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएंगे तो डॉक्टर भी डायरेक्ट आपके डेटा को नहीं देख सकते। पहले आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा और इस OTP को एंटर करने के बाद ही डॉक्टर आपकी डिटेल देख सकेंगे। डॉक्टर इस डेटा को कॉपी और एडिट नहीं कर सकते। ये हेल्थ कार्ड सभी के लिए बनवाना जरूरी नहीं है। आप चाहे तो बनवाए, ना चाहे तो ना बनवाए, मगर एक बात जरूर है कि इस हेल्थ कार्ड से आपके पैसों की बचत के साथ साथ फायदा जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। कितना काम का है ये हेल्थ कार्ड, ये आपने देखा। आप देश में कहीं पर भी चले जाएं, आपका आधार और आपका फोन नंबर आपके पास है तो आप कहीं पर भी बैठकर अपनी कोई भी रिपोर्ट किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर पर। कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन इस आंदोलन के जरिए कुछ विपक्षी दल अपनी खोई हुई साख और जनाधार वापस पाने को बेताब हैं। खास तौर पर कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को दोबारा समेटने में जुटी हुई है। किसान आंदोलन की इसी कड़ी में सोमवार को भी किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। मगर इस दौरान कांग्रेस ने जरूर किसानों के कंधे के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की पूरी कोशिश की, जिसमें वो सफल नहीं हो पाई। तो वहीं दूसरी ओर इस सियासी सरगर्मी पर बीजेपी पूरी नजर बनाए हुए थी और किसानों को साधने के लिए सधे पांव आगे भी बढ़ रही थी। देखिए इस रिपोर्ट में। किसानों के आंदोलन ने अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले लिया है। किसान आंदोलन की शुरुआत में पंजाब के किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन राजनीतिक रंग लेने लगा। कांग्रेस और उसकी अलग अलग शाखाओं ने इसमें बहुत सक्रियता दिखाई, लेकिन बाद में अन्य ताकतें भी इसमें शामिल होती चली गईं। किसानों ने इसे राजनीति से दूर रखने की भरसक कोशिश की, मगर कोई एक नेता या संगठन नहीं होने से ये संभव नहीं हो पाया। जिस तरह के मुद्दे अब किसान आंदोलन की आड़ में उछाले जा रहे हैं, वो पूरे आंदोलन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने सोमवार को भी एक दिवसीय भारत बंद बुलाया। बंद के दौरान किसानों के धरना प्रदर्शन में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां शामिल हुई। भोपाल में भी भारत बंद के दौरान करौंद मंडी पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पहुंचे और गेट पर धरना दिया। पूरे देश में 40 संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद बुलाया था, लेकिन मध्य प्रदेश में ये छाप नहीं छोड़ पाया। किसानों के कंधे पर सवार होकर कांग्रेस ने मौके का फायदा उठाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन सफल नहीं हो पाई। ग्वालियर में से लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में झड़प भी हुई। भोपाल में बंद का असर नहीं दिखाई दिया। सुबह से ही दुकानें खुली हुई थीं। कोलार के बाजार खुले रहे तो पुराना शहर की दुकानें भी खुली नजर आईं। बंद के आह्वान को लेकर किसी भी व्यापारिक संगठन ने समर्थन नहीं दिया, लेकिन किसानों के कंधे के सहारे कांग्रेस ने जरूर अपनी भड़ास निकाल ली। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उसमें इन कानूनों का कोई उल्लेख ही नहीं था। इन किसान विरोधी कानूनों के बारे में कोई भी किसान संगठन से, किसान
ये कानून लाने के पहले किसी से चर्चा तक नहीं की गई। ये तीनों कानून क्यों लाए गए एक साथ? इसलिए लाए गए क्योंकि इस देश के 15 से 18 लाख करोड़ का जो व्यवसाय होता है कृषि उत्पाद का, उसमें बड़ा व्यापारी इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि उसे हर मंडी में जाके अपना लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कर दिया कि एक लाइसेंस ले लो और देश भर में कहीं से भी आप अपना इन पे ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो। किसान यूनियन, उसके अंतर्गत हम लोग आज आए हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे किसान संगठनों से कि किसान संगठन जो है, राजनीतिक पार्टियों को उनमें आमंत्रित करिए ना, भाजपा को भी करिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियों से परहेज मत करिए। राजनीतिक पार्टियां आपके सहयोग के लिए किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई में, किसान और मजदूर की लड़ाई में न कांग्रेस कभी पीछे हटे है न कभी हटेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने ट्वीट कर बंद का समर्थन किया। वहीं जीतू पटवारी ने भी ट्वीट किया कि आइए किसानों के हक में अहिंसक सत्याग्रह को सफल बनाएं, भूमि पुत्रों के अधिकारों के लिए एकजुट हो जाएं। वहीं किसानों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही कांग्रेस पर भाजपा ने भी पलटवार किया। वीडी शर्मा ने इसे किसानों का नहीं बल्कि कांग्रेस का भारत बंद बताया है। वहीं सीएम शिवराज ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता किसानों के लिए धरने पर बैठकर नाटक कर रहे हैं। नाटक कर रहे हैं किसानों के लिए धरने पे। बैतूल में किसानों को किसने गोली से बनवाया था? ना तुमने बिजली दी, ना नारे लगाते थे लोग, जब तक रहेंगे दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी, चिमनी वाली डिब्बी। अंधेरा दिया तुमने प्रदेश को, पानी नहीं दिया सिंचाई का, पीने का पानी नहीं दिया। आज नाटक कर रहे हो। कुछ कांग्रेसी नाटक कर रहे हैं, धरना पे बैठ रहे हैं, धरने पे बिठा रहे हैं। 15 महीना में पूरे प्रदेश को खा गए कमलनाथ, और अभी पता चला दिग्गी राजा धरना पे बैठे हैं। जब तुम मुख्यमंत्री थे दिग्गी, तो 2-2 घंटा बिजली नहीं आती थी रे, 2-2 घंटा बिजली नहीं आती। आंदोलन कर करके पता नहीं क्या बना लिया और विधायक बन गए। विधायक बन के 15 महीने में ढेला नहीं दिया आदिवासियों को। आज शिवराज सिंह चौहान कह रहा है आदिवासी भाई बहनों के लिए पेशा एक्ट चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश की धरती पर लागू कर दिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फैसला है। 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस हर बार उनका समर्थन करती है, लेकिन धरातल पर ठोस कदम नहीं उठाती। कांग्रेस को उम्मीद है कि शायद वो किसान आंदोलन के सहारे अपनी खोई जमीन पा लेगी, लेकिन वो फिलहाल इसमें सफल होती नजर नहीं आती। प्रदेश में जो माहौल है उससे साफ है कि कांग्रेस को किसानों का भरोसा हासिल करने के साथ जन समर्थन जुटाने में बहुत मेहनत करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि दिग्विजय सिंह खुद कहते हुए नजर आए हैं कि राजनीतिक पार्टियों से परहेज मत कीजिए। राजनीतिक पार्टियां किसानों के लिए हमेशा लड़ी हैं और लड़ती आई हैं। यानी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस जो है वो किसानों से कह रही है कि आप हमें अपना लीजिए, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आगे आप समझदार हैं। अगली खबर की बात करेंगे। अब बात शिक्षा के मंदिर पर चल रही सियासत की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने सेना पर सवाल उठाना, तो कभी हिंदुओं तो कभी संघीय आतंकवाद कह देना, और ऐसे बयान देकर वो सुर्खियां बटोरते तो रहते ही हैं। और अब एक और बयान उनका विवादों से घिरता हुआ नजर आ रहा है। इस बार उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर बयान दे दिया है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। देखिए रिपोर्ट। सरस्वती शिशु मंदिर से लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज होता है। जो बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर से लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोते हैं, और वही नफरत का बीज धीरे 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 आगे बढ़कर देश
से इतना हाथ जोड़कर प्रार्थना कर देना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी, ऐसे पाकिस्तान से आपने कौन सी चौथ ले ली है जो हर बार आप उनकी भाषा में बोलते हो? जो राष्ट्रभक्ति, जहां भारत माता की जय बोले, जहां वंदे मातरम गाया जाए, जहां राष्ट्रगान गाया जाए, वहां पर आप सवाल खड़े किए जाते हैं। जहां तिरंगे जलाए जाए वहां पर आप चुप रहते हैं। जहां वंदे मातरम गाने से इनकार किया जाए वहां पर आपकी जबान नहीं खुलती, और जहां वंदे मातरम गाने में लोगों के सीने फूलते हैं वहां उन पर आप सवाल खड़ा करते हो। दिग्विजय सिंह जी, आपको सवाल सरस्वती शिशु मंदिर से नहीं, आपको सवाल मदरसों से पूछना चाहिए, जहां पर देश के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर कई आरोप लगाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिग्गी के बयान का समर्थन करते नजर आए। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का ये कहना है कि दिग्विजय सिंह बिना तथ्य के कोई बयान नहीं देते। साथ ही कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि अगर बीजेपी को समस्या है तो तथ्यों के साथ उनसे बात करें। इसी के साथ भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी कोई भी गैर तथ्यात्मक बात नहीं करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत है तथ्यों के साथ उनसे बात करे। लेकिन इस बात का जवाब तो दे भारतीय जनता पार्टी कि मध्य प्रदेश में 4 सिमी के कथित आतंकवादियों को जमानत मिल गई है, और अदालत ने ये कहा है कि समय पर उनके खिलाफ न सबूत पेश किए गए न चालान, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया है। तो पहले तो सरकार ये बताए कि उनकी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं। आतंकवाद का हल्ला मचाते हैं और आतंकवादी छूट जाते हैं। पहले भी सिमी के लोग इसलिए छूट गए थे कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो गवाह थे वो गवाह पलट गए थे अदालत में, और वो गवाह उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो जाहिर है दिग्विजय सिंह के इस बयान पर सियासत तो होनी ही थी। संघ द्वारा संचालित सरस्वती स्कूल को लेकर दिग्गी के बयान पर बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर दिग्गी के इस आरोप के क्या मायने हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ सरस्वती स्कूल में नफरत के बीज बोए जाते हैं? अगर हाँ, तो फिर अन्य समुदाय के स्कूलों में संदिग्ध गतिविधियां क्यों नजर आती हैं? और क्या अन्य समुदाय के स्कूलों में पढ़ाए जाने वाला देश विरोधी पाठ दिग्गी की नजरों में देशभक्ति है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। सरस्वती शिशु मंदिर से लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज हो। देखा आपने दिग्विजय सिंह साहब का कभी भी कोई भी बयान सीधा तो होता ही नहीं। हमेशा जब भी वो बयान देते हैं सुर्खियां बटोर लेते हैं, और कई बार उनकी बातों का विरोध होता है तो कई बार उनकी बातों का समर्थन उनकी ही पार्टी के लोग करते हैं। अब ऐसे में सरस्वती शिशु मंदिर एक ऐसा स्कूल जहां पर संस्कार सिखाए जाते हैं, संस्कृति सिखाई जाती है, धर्म के बारे में बताया जाता है, उस स्कूल के शिशुओं को या बच्चों को ये कह देना कि वहां पर नफरत के बीज बोए जाते हैं, तो भला इस पर बवाल तो होना ही था। फिलहाल खास खबर खास नजर में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।